हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए हिंदी में काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। ये हमारा आपका जो प्रीवियस ईयर प्रश्न चल रहे हैं बेटा, जो आए हुए प्रश्न चल रहे हैं उनका अंतिम क्लास है। काव्य शास्त्र के बाद बस फिनिश हो गया, हमने सब कुछ करा दिया है। जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल पे जाके एजुकेशन नूब पे देख सकते हैं। सभी वीडियो क्रम से पड़ी हुई हैं, आप उन्हें आराम से देख सकते हैं। तो चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 ये कहते हैं, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। ए आचार्य मम्मट, बी आचार्य विश्वनाथ, सी आचार्य जगन्नाथ और डी आचार्य भरत मुनि। तो देखिए बेटा, रस सिद्धांत के प्रवर्तक ये किसे मानते हैं? ये बात मानते हैं आचार्य भरत मुनि को। रस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? भरत मुनि जी ने किया था बेटा। किसमें किया था? नाट्य शास्त्र में। और उन्होंने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी मानी थी? उन्होंने मानी थी 8, क्योंकि उन्होंने शांत रस को रस नहीं माना था। आपका उत्तर हो जाएगा बेटा डी। ठीक है। प्रश्न संख्या 2, रीति सांप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। ए वामन, बी मम्मट, सी भामा और डी दंडी। तो बेटा रीति सांप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वामन। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 3, इनमें से कौन सा आचार्य अलंकार सांप्रदाय में सम्मिलित नहीं है? ए विश्वनाथ, बी दंडी, सी भामा और डी उद्भट। तो देखिए बेटा, इसमें से जो आचार्य अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है वो कौन सा है? वो है विश्वनाथ जी। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 4, संस्कृत के किस आचार्य ने विशेषो गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है? वो कहते हैं रीति और गुण अभेद नहीं है, अभेद हैं, मतलब इनमें कोई भेद नहीं है। कौन से आचार्य ने माना है? ए कुंतक, बी क्षेमेंद्र, सी राजशेखर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा ई। इनमें से वो कोई से आचार्य नहीं हैं जिन्होंने विशेषो गुणात्मा सूत्र के आधार पर रीति और गुण में अभेद माना है। रीति सांप्रदाय किसने दिया था बेटा? वामन ने। ठीक है। प्रश्न संख्या 4, रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? ए विशुद्ध सौंदर्यवादी, बी विशुद्ध शिल्पवादी, सी विशुद्ध कथ्यवादी और डी विशुद्ध रसवादी। तो ये कह रहे हैं कि रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? तो बेटा विशुद्ध सौंदर्यवादी दृष्टिकोण है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 5, वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किसने माना है? ए राजशेखर, बी भामा, वक्रोक्ति का मतलब होता है टेढ़ी उक्ति, टेढ़ी मेढ़ी उक्ति, भामा, सी कुंतक और डी विश्वनाथ। तो बेटा वक्रोक्ति को जिसने काव्य का आत्मा माना है वो है आपके कुंतक। ठीक है, वक्रोक्ति को किसने माना है? कुंतक जी ने। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 7, अधोलिखित आचार्यों का उनके काल क्रम अनुसार आरोही क्रम है। ये कह रहे हैं आरोही क्रम कौन सा है इनके काल क्रम के अनुसार? ए दंडी, वामन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ, बी दंडी, मम्मट, वामन, जगन्नाथ, विश्वनाथ, सी वामन, दंडी, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ और डी दंडी, मम्मट, वामन, विश्वनाथ और जगन्नाथ। तो बेटा आंसर हो जाएगा आपका ए। सबसे पहले दंडी, फिर वामन, फिर मम्मट, विश्वनाथ, उसके बाद जगन्नाथ। ठीक है बेटा, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 8, अब ये क्या कह रहे हैं? काव्य का सर्वस्व कहा गया है कौन? ध्वनि, बी अलंकार, सी वक्रोक्ति और डी रीति। तो बेटा काव्य का सर्वस्व किसे कहा गया? अलंकार को। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 9, संगत युग्म का चयन कीजिए। ए काव्य प्रकाश आनंदवर्धन, बी काव्य दर्शन भामा, सी काव्य अलंकार सूत्र वामन और डी काव्य अलंकार दंडी। तो ये कह रहे हैं संगत, जो मैचिंग खा रहे हैं। ये बुक्स है बेटा और ये इनके नाम है, इनके राइटर के नेम। तो संगत कौन है बेटा? काव्य अलंकार सूत्र किसने लिखा है? वामन ने। ठीक है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 10, अदोषो सगुणो सलंकारी च शब्दार्थो काव्यम।
अदोष हो, उसमें दोष न हो, गुणों के सहित हो, अलंकार युक्त हो, शब्द अर्थ हो, उसे ही हम काव्य कहते हैं। यह इनमें से किस आचार्य का दिया हुआ काव्य है? लक्षण है, मतलब काव्य का लक्षण है। किसने इसकी परिभाषा दी है? ए वामन, बी भामा, सी हेमचंद और डी कुंतक। तो बेटा ये परिभाषा किसने दी है? ये है आपके हेमचंद ने। सी विकल्प आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या 11, ये कह रहे हैं ना ही रसाद्रते कश्चिदार्थ परवर्तते, किसका कथन है? ना ही रसाद्रते कश्चिदार्थ परवर्तते, किसका कथन है? तो ए आचार्य विश्वनाथ, बी दंडी, सी मम्मट और डी भरत मुनि। तो बेटा ये किसका कथन है? ये है आपके भरत मुनि जी का कथन, ठीक है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12, अब देखिए ये क्या करें? करें सूची 1 के रचनाकारों को सूची 2 में लिखी उसकी कृतियों से समुचित मेल करके दिए गए कूटों से सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। अब ये कह रहे हैं इधर है बेटा क्या है? यह है मम्मट, विश्वनाथ, जयदेव, दंडी। दूसरी तरफ है साहित्य दर्पण, चंद्रलोक और ये क्या है? काव्य प्रकाश और काव्य दर्शन। तो देखिए बेटा अब आपका मम्मट जी ने क्या लिखा है? मम्मट जी ने लिखा है काव्य प्रकाश, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा आपका? उसके बाद हो जाएगा विश्वनाथ जी ने क्या लिखा है? साहित्य दर्पण, यहाँ हो जाएगा ख। उसके बाद आपका जयदेव जी ने क्या लिखा है बेटा? जयदेव जी ने लिखा है चंद्रलोक, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ग। और दंडी जी ने क्या लिखा है बेटा? दंडी जी ने काव्य दर्शन ही लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ग। तो चलिए मैचिंग कर लेते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है मम्मट ने लिखा है काव्य प्रकाश यानी कि स, कै में स, देखिए एक येरा और एक येरा, ठीक है। दूसरा विश्वनाथ जी ने लिखा है साहित्य दर्पण यानी कि ख में ए होना चाहिए, तो देखिए येरा, ठीक है, और एक येरा, ठीक है बेटा। इसके बाद इन्होंने कहा है जयदेव जी ने लिखा है चंद्रलोक, ठीक है, यानी कि ग में बै होना चाहिए, ग में बै येरा, ठीक है। उसके बाद दंडी ने लिखा है काव्य दर्शन यानी कि घ में द होना चाहिए, तो घ में द येरा। तो स ए बै द कौन सा सही मिले बेटा? ये मिले सी। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी। प्रश्न संख्या 13, औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? ए आचार्य भामा, बी आचार्य क्षेमेंद्र, सी भट्ट तोत और डी भट्ट लोलट। तो देखिए बेटा ये कह रहे हैं कि औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? आचार्य क्षेमेंद्र। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है, औचित्यवाद क्षेमेंद्र ने दिया है। प्रश्न संख्या 14, औचित्य सांप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है? ए वामन, बी दंडी, सी आनंदवर्धन और डी क्षेमेंद्र। तो देखिए बेटा औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? क्षेमेंद्र। डी विकल्प आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। प्रश्न संख्या 15, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? ए दंडी ने, बी मम्मट ने, सी विश्वनाथ ने और डी आनंदवर्धन ने। तो देखिए बेटा ये कह रहे हैं कि ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया था? आनंदवर्धन जी ने। ध्वनि संप्रदाय बेटा आनंदवर्धन जी ने ही दिया है, डी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16, किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य आत्मा माना है? ए जयदेव, बी भोजराज, सी भरत मुनि और डी आनंदवर्धन। तो बेटा ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना है? डी आनंदवर्धन जी ने, ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 17, ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? ए आनंदवर्धन, बी आचार्य कुंतक, सी अभिनव गुप्ता और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ध्वनि संप्रदाय किसने स्थापित किया? ये किया था आनंदवर्धन जी ने। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 18, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? ए औचित्य, बी अलंकार, स्वध्वनि और डी रीति। तो बेटा जो आपके मम्मट है ये भी ध्वनि संप्रदाय के आचार्य ही है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 19, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने किया? आचार्य भामा ने, बी दंडी ने, सी आनंदवर्धन ने और डी कुंतक ने। तो बेटा देखिए ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आनंदवर्धन जी ने। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 20, ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं? ए आचार्य भामा, बी आचार्य आनंदवर्धन, सी आचार्य वामन और डी आचार्य कुंतक। तो देखिए बेटा ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य आनंदवर्धन, याद रखेंगे या आप, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 21, हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य हैं? ए राजशेखर, बी नगेंद्र, सी आनंदवर्धन और डी क्षेमेंद्र। तो बेटा देखिए हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य है नगेंद्र जी। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित दो कथनों में एक की स्थापना ए और दूसरा तर्क आर है, ठीक है, दो कथन दिए हुए जिसकी स्थापना है, दूसरा उसका तर्क है।
कूट में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना क्या है? भारत का नाट्य शास्त्र विधि ललित कलाओं का एकत्र सम्मेलन है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि तर्क इन्होंने दिया है क्योंकि यह ग्रंथ भाषा शास्त्र, अलंकार शास्त्र तथा नाट्य शास्त्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो बेटा देखिए, अब ये भी सही है। एक क्या है हमारा? सही है कि भारत का नाट्य शास्त्र विविध ललित कलाओं का एक सम्मेलन है, बिल्कुल सही है। इसका तर्क भी सही है। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं क्योंकि यह ग्रंथ भाषा शास्त्र, अलंकार शास्त्र तथा नाट्य शास्त्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो दोनों सही है। तो देखते हैं, ए सही है और आर गलत है, बी ए गलत है और आर सही है, सी ए और आर दोनों सही हैं, और डी ए और आर दोनों गलत है। तो बेटा सी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 23, जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराएं जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? ए रस, बी अलंकार, सी ध्वनि और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बेटा, ये लक्षण है ध्वनि का। ठीक है, कहत नटत रीझत खीजत खिलत मिलत लजियात भरे भोन में करत है नैनन ही से बात। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 24, मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है अति मानवीय पौराणिक पात्रों से, बी विज्ञान लेखन से, सी प्रौद्योगिकी से और डी यथार्थ से। तो देखिए बेटा ये कह रहे हैं मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है अति मानवीय पौराणिक पात्रों से। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। जो बहुत पौराणिक पात्र है वो मिथक हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 25, किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? ए भामा ने, बी दंडी ने, सी रुद्रट ने और डी आनंदवर्धन ने। तो बेटा किसने माना है? आनंदवर्धन जी ने गुणों को रस पर आश्रित माना है। तो डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 26, प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेते श्रेयसो इति, यह मत किस विद्वान का है? अब ए आचार्य मम्मट का, बी आचार्य राजशेखर का, सी आचार्य दंडी का और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बेटा, प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र समवेते श्रेयसो इति, यह कथन किसका? ये आचार्य राजशेखर का है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 27, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? ए वामन ने, बी महिम भट्ट ने, सी मम्मट ने और डी आनंदवर्धन ने। तो ये कह रहे बेटा कि काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया था? वामन जी ने किया था। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ऐसे कैसे रटने बेटा ये आपको। प्रश्न संख्या 28, आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया है? ए तात्पर्य, विलक्षणा, सी अभिधा और डी काव्यांग। तो बेटा आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से काव्य हेतु किसने नहीं माना है? ए व्युत्पत्ति, बी प्रेरणा, सी अभ्यास और डी प्रतिभा। तो देखिए बेटा, काव्य हेतु जिसने नहीं माना है वो है प्रेरणा। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 30, विशिष्ट पद रचना किस काव्य शास्त्रीय संप्रदाय से संबंधित है? ए रस संप्रदाय से, बी अलंकार संप्रदाय से, सी रीति संप्रदाय से और डी औचित्य संप्रदाय। तो बेटा विशिष्ट पद रचना किससे संबंधित है? रीति संप्रदाय से। ठीक है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 31, बिंब का काम है? ए काव्य में सौंदर्य लाना, बी काव्य को सजीव बनाना, सी काव्य को छंद मुक्त बनाना और डी उपयुक्त सभी। तो बेटा देखिए, बिंब का काम क्या होता है? काव्य को सजीव बनाना। किसी ने ऐसी रचना कर दी कि आपके दिमाग में ये बात आ गई कि वो ऐसे ऐसे वहां पे उस टाइम पे प्ले कर रहे होंगे या हो रहे होंगे। कभी कभी कोई आपको बताता है ना, शादी में ये हुआ था, दूल्हा दुल्हन ऐसे बैठे थे, मैंने ऐसे किया था, उसने मुझे ऐसे बोला था। ये सारी बातें और आपके दिमाग में एक इमेज चलती रहती है। प्रश्न संख्या 32, निम्न में से साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य ने दिया? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी भट्ट लोलट और डी भट्टनायक। तो बेटा देखिए, ये कह रहे हैं साधारणीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो बेटा भट्टनायक जी ने दिया। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। प्रश्न संख्या 33, साधारणीकरण की सही व्याख्या है? ए जब कोई भी पाठक किसी साधारण काव्य या साधारण नाटक का रसास्वादन करे तभी यह क्रिया साधारणीकरण कहलाती है। बी जब कोई पाठक किसी कृति को पढ़ते समय स्वयं को साधारण ही समझे
तो यह क्रिया साधारणीकरण कहलाती है। डी, जब कोई पाठक या श्रोता किसी असाधारण व्यक्ति की तुलना या मूल्यांकन साधारण व्यक्ति को लेकर करता है तब उसे साधारणीकरण कहते हैं। और डी, साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाता है। तो क्या होगा बेटा, ये इसका आंसर होगा डी, कि साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि में कवि निर्मित पात्र विशेष न बनकर, जो कवि ने जो पात्र निर्मित किया है वो विशेष न बनकर क्या हो जाता है, साधारण पात्र बन जाता है। ठीक है, जैसे राम क्या थे, पुरुषोत्तम थे, है ना। लेकिन जब वो रामायण की रचना हुई तो क्या हुआ, उसमें उन्होंने साधारण मानव की तरह ही अपना जीवन यापन किया। प्रश्न संख्या 34। अब ये क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है। ए भट्टलोलट, बी क्षेमेंद्र, सी शंकुक और डी अभिनव गुप्त। तो देखिए बेटा, ये कह रहे हैं भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार नहीं है वो क्षेमेंद्र। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 35। भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है। ए अभिनव गुप्त ने, बी भट्टलोलट ने, सी भट्टनायक ने और डी शंकुक ने। तो बेटा ये कहने भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किसने माना है, तो बेटा भट्टलोलट ने माना है निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति। आपको इसे ऐसे ही रटना है। ये क्वेश्चन बेटा आपसे ये गलत प्रिंट हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 37। रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद किसका मत है। ए अभिनव गुप्त का, बी भट्टनायक का, सी भट्टलोलट का और डी शंकुक का। तो ये कह रहे रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद किसका मत है, अभिनव गुप्त का। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 38। नाट्य शास्त्र के रचयिता है आचार्य भरत मुनि, बी आनंदवर्धन, सी वामन और डी मम्मट। तो बेटा नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, आचार्य भरत मुनि। ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 39। नाट्य शास्त्र के प्रेरणता है ए भट्टलोलट, बी भरत मुनि, सी भट्टनायक और डी अभिनव गुप्ता। तो बेटा नाट्य शास्त्र के प्रेरणता कौन है, भरत मुनि जी। ठीक है, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा था, उन्होंने उसमें रसों की संख्या 8 मानी थी। इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम है ए 10 रूपक, बी साहित्य दर्पण, सी नाट्य शास्त्र और डी नाट्य लक्षण रत्न कोश। तो बेटा देखिए भरत मुनि जी ने क्या लिखा था, नाट्य शास्त्र। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 41। रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं ए भट्टलोलट, बी श्री शंकुक, सी भट्टनायक और डी अभिनव गुप्त। तो देखिए बेटा ये कह रहे रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक कौन है, भट्टनायक। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 42। भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है। तो ए मीमांसा दर्शन, बी न्याय दर्शन, सी शैव दर्शन और डी सांख्य दर्शन। तो देखिए बेटा भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है, वो है बेटा सांख्य दर्शन। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 43। भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत कहलाता है। ये कह रहे हैं कि भरत के रस सूत्र की जिसने व्याख्या की आचार्य शंकुक, उसके सिद्धांत को क्या कहते हैं। ए उत्पत्तिवाद, बी अभिव्यंजनावाद, सी अनुमितिवाद और डी भुक्तिवाद। तो बेटा उसके सिद्धांत को कहते हैं अनुमितिवाद। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 44। रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं ए भट्टनायक, बी अभिनव गुप्त, सी लोलट और डी शंकुक। तो बेटा रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले कौन है, शंकुक जी। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 45। भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है। ए अभिनव गुप्त की, बी भट्टनायक की, सी भट्टलोलट की और डी शंकुक की। तो बेटा भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमितिवाद पर आधारित व्याख्या किसकी है, शंकुक जी की। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 46। आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है ए अभिव्यक्तिवादी, बी अनुमितिवादी, सी उत्पत्तिवादी और डी इनमें से कोई नहीं। तो ये कह रहे हैं आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप कौन सा है बेटा, अनुमितिवादी। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 47। रस निष्पत्ति सूत्र की समीक्षा में अनुमितिवादी किसके मंतव्य पर आधारित है। ए भट्टनायक, बी विश्वनाथ, सी शंकुक और डी अभिनव गुप्त। तो ये कह रहे हैं रस निष्पत्ति सूत्र की समीक्षा के अनुमितिवाद किसके मंतव्य पर आधारित है। तो बेटा किसके मंतव्य पर, शंकुक जी के मंतव्य पर आधारित है। सी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 48। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्टलोलट का मत है ए अनुमितिवाद, बी उत्पत्तिवाद, सी भुक्तिवाद और डी अभिव्यक्तिवाद। तो ये कह रहे बेटा
कि रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट-लोलट का मत है। कौन सा मत है? वो है बेटा आपका उत्पत्तिवाद। ठीक है, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी। प्रश्न संख्या 49, भट्ट-लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? ए उत्पत्तिवाद, बी अभिव्यक्तिवाद, सी भोगवाद और डी अनुमितिवाद। तो देखिए बेटा, भट्ट-लोलट ने उत्पत्तिवाद दिया है। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। प्रश्न संख्या 50, रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक हैं। ए अभिनव गुप्त, बी पाणिनि, सी भरत मुनि और डी भट्ट-लोलट। तो बेटा रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद के जनक कौन है? भट्ट-लोलट। डी विकल्प आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। आपकी पूरी क्लास हो गई है, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको सब समझ में आया होगा। जो बच्चे नहीं है वो हमारे चैनल पे जाके इसे पूरे सिलेबस को पढ़ सकते हैं, क्रम वाइज हमने वीडियो डाली है। तो चलिए बेटा, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।